हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकंड लेक्चर का कंटिन्यूएशन में सीरीज़। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 21 तक कवर किया था और आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कवर करेंगे सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 33 तक। और ये हमारा चैप्टर 2 ही चल रहा है, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं जनरल एक्सप्लेनेशन। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर पब्लिक सर्वेंट तक कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 22 टू सेक्शन 33। सो शुरू करते हैं सेक्शन 22 से। अब सेक्शन 22 में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सेक्शन 2 में क्या गिवन है हमें? मूवेबल प्रॉपर्टी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी आईपीसी में कौन से सेक्शन में दी हुई है, तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 22 के अंदर। कहाँ दी हुई है हमें मूवेबल प्रॉपर्टी? आईपीसी के अंदर, सेक्शन 22 के अंदर। अब मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, उससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मूवेबल प्रॉपर्टी और कौन कौन से एक्ट में हमें गिवन है। मूवेबल प्रॉपर्टी और कौन कौन से एक्ट में हमें गिवन है? एक एक्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और एक एक्ट है हमारा जनरल क्लॉज एक्ट। आईपीसी के अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी इन दोनों एक्ट में भी गिवन है, और इनके सेक्शन कौन कौन से हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आप ये वीडियो जब भी देखें, चाहे आज देखें, चाहे कल देखें, चाहे कुछ टाइम बाद देखें, आप जो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ आप उसको प्लीज़ नोट करते जाइएगा, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। अब हम बात कर रहे हैं आईपीसी सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी की, और मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया कि इसकी डेफिनेशन एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी गिवन है और एक जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर भी गिवन है। यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि आईपीसी के अलावा और कहाँ पर गिवन है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी गिवन है, लेकिन उसका सेक्शन वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब मैं अगली क्लास में आऊँगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो हम देखते हैं व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है क्या क्या? कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरीके की कॉर्पोरल प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है मूवेबल प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट आ गया, किसी भी तरीके की कॉर्पोरल प्रॉपर्टी को इंक्लूड करेगी क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट, किस किस चीज़ों को छोड़ेगी मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएंगी, तो वो हमें देखना है। पहला लैंड, ज़मीन। दूसरा थिंग्स अटैच टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, ज़मीन से जुड़ी हुई वस्तुएं, या थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू अर्थ, ऐसी कोई वस्तु जो उस ज़मीन से जुड़ी हुई है, उससे भी जुड़ी हुई हो, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएंगी। अब अगर हम इसको समझें तो किस तरीके समझेंगे? ज़मीन तो हम सब जानते हैं ज़मीन क्या होती है, थिंग अटैच टू अर्थ, जैसे कि पेड़, जैसे कि मकान, वो हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कैसे बोल सकते हैं, जबकि वो हिल ही नहीं सकता। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो अपनी जगह से हिल सके। अब पेड़ है कि अपनी जगह से हिल सकता है बिना उखाड़े? नहीं हिल सकता। मकान है कि अपनी जगह से हिल सकता है? बिल्कुल नहीं हिल सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होंगी जो अपनी जगह से हिल सके, जैसे गाड़ी, स्कूटी, ये अपनी जगह से हिल सकती हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गई। और अगर हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, जैसे जमीन, जमीन पे मकान, और मकान में क्या लगे हुए? पंखा। ये मकान में क्या लगा हुआ? दरवाजे। मकान में क्या लगे हुए हैं? खिड़कियाँ। वो सब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। कब तक? जब तक वो उस मकान से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही सपोज कीजिए अभी मेरे रूम में पंखा लगा हुआ है, तो अभी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे इस पंखे को हम उतार देंगे तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। मेरे घर में गेट लगे हुए हैं, जब तक वो गेट मेरे घर में लगे हुए हैं तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जैसे उसको मैं निकाल दूंगा तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी।
यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमने अभी देखा मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, ये हमने अभी समझा सेक्शन 22। अब हम समझते हैं हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन 23। अब सेक्शन 23 में हमें दो चीज़ पढ़नी है, पहला रॉन्गफुल गेन और दूसरा रॉन्गफुल लॉस। गलत तरीके से किया हुआ गेन और गलत तरीके से किया हुआ लॉस, ये हमें पढ़नी है सेक्शन 23 के अंदर। अब अगर हम बात करें रॉन्गफुल गेन की, तो हम इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाय विच आर अनलॉफुल मीन। पहला पॉइंट, जब भी हम बात करेंगे रॉन्गफुल गेन की तो वो किस तरीके से होगा, अनलॉफुल मीन से होगा, अनलॉफुल तरीके से होगा। और अनलॉफुल गेन किसका होगा, किसी भी प्रॉपर्टी का होगा, किसी भी प्रॉपर्टी का किसी भी अनलॉफुल तरीके से गेन करना, वो होता है रॉन्गफुल गेन। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो आदमी एलिजिबल नहीं था उस प्रॉफिट के, जो आदमी एलिजिबल नहीं था उस गेन के, उसको वो प्रॉफिट मिल गया, तो हम कहेंगे वो हो गया रॉन्गफुल गेन। और उसी तरीके से अगर हम बात करें रॉन्गफुल लॉस की, तो इसमें लिखा हुआ है रॉन्गफुल लॉस इज अ लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। और वही सेम बात जो ऊपर लिखे हुए रॉन्गफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी रॉन्गफुल गेन के अंदर, और वही सेम बात इसमें लिख दी है रॉन्गफुल लॉस के अंदर। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर लॉस, ऊपर गेन हो रहा है और नीचे लॉस हो रहा है। मतलब जो आदमी एलिजिबल नहीं था उस गेन को प्राप्त करने के लिए, उस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए, वो किसी भी अनलॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी को हत्या करके उससे बेनिफिट ले रहा है, ये हो गया रॉन्गफुल गेन। और दूसरा, अब ऐसा समझिए, अब जब किसी एक को गेन हो रहा है तो किसी दूसरे को लॉस भी तो हो रहा होगा, क्योंकि जो आदमी एंटाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, वो एंजॉय कर रहा है। अब उसके चक्कर में जिस आदमी के पास राइट था, जो आदमी एंटाइटल था, वो तो अपने राइट से हाथ धो बैठा, तो उसको हो गया अनलॉफुल लॉस। तो हम कहेंगे रॉन्गफुल लॉस इज अ अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग नॉट लीगली एंटाइटल। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने डिस्कस किया सेक्शन 23 रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिसऑनेस्टली। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अब इसमें पहला क्वेश्चन तो आपसे ये सेक्शन ही पूछ लेता है कई बार, डिसऑनेस्टली का सेक्शन बताइए। तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 24। 24 में क्या गिवन है, डिसऑनेस्टली, और डिसऑनेस्टली हमें कहाँ गिवन है, 24 के अंदर, ये पहला क्वेश्चन। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन क्या कहती है, whoever does anything with intention of causing, या अब यहाँ पर एक मेन फैक्टर आया है इंटेंशन, उसकी मंशा होनी चाहिए। जब भी कोई आदमी ऐसा काम करता है किसी मंशा के साथ, अब मंशा कैसी होगी, मंशा रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। ऐसी मंशा हो कि उसके काम से किसी एक आदमी को तो फायदा हो रहा हो लेकिन किसी दूसरे आदमी को लॉस हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये काम डिसऑनेस्टली हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? ऐसा कोई काम, ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे एक आदमी को लॉस हो रहा हो लेकिन उसके साथ साथ किसी दूसरे आदमी को प्रॉफिट हो रहा हो, या एक आदमी को गेन हो रहा हो और किसी दूसरे आदमी को लॉस हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे डिसऑनेस्टली। और क्वेश्चन में आपसे ये जरूर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनेस्टली, और आपको ये दो ऑप्शन दे देगा और इन दोनों को कंबाइन करके दे देगा, रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, बी या सी, या नॉन ऑफ द अबव? तो हमारा आंसर होगा सी, रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। और ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूँ, जब हम संडे को इसके एमसीक्यूज करेंगे तब मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। और मेरा मेन पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके बाद हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ विस्तार से बताता हुआ चल रहा हूँ। हमने अभी डिस्कस किया डिसऑनेस्टली, अब हम डिस्कस करेंगे फ्रॉडुलेंटली।
अगर हम बात करें फ्रॉडुलेंटली की, तो इसका भी अधिकतर बार सेक्शन ही पूछा जाता है। सेक्शन है इसका 25 और डिसऑनेस्टली का सेक्शन है 24। अब डेफिनेशन क्या कहती है सॉरी, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली, कोई भी आदमी फ्रॉडुलेंटली करता हुआ कब माना जाएगा? इफ ही डज दैट थिंग, जब वो उस चीज को करेगा विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। यहाँ पर जो मेन एलिमेंट है फ्रॉडुलेंटली का, ये है विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। यहाँ पर जो मंशा होगी वो डिफ्रॉड करने की होगी। अब जो ऊपर मंशा थी, ऊपर मंशा क्या थी? किसी एक आदमी को गेन पहुंचाना और साथ साथ किसी दूसरे आदमी को लॉस पहुंचाना, ये थी डिसऑनेस्टली में मंशा। अब अगर हम बात करेंगे फ्रॉडुलेंटली की, तो यहाँ पर मंशा क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिफ्रॉड करने की, धोखा देने की, फ्रॉड पहुंचाने की। किसको? किसी दूसरे आदमी को। लेकिन यहाँ पे किसी को गेन नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ फ्रॉड हो रहा है। और ऊपर डिसऑनेस्टली में एक आदमी को गेन हो रहा था और एक आदमी को प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हमने अभी डिस्कस किया फ्रॉडुलेंटली के बारे में, जो कि कहता है 25 के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या? इंटेंट टू डिसीव बट नॉट अदरवाइज। और यहाँ पे ये भी कह दिया गया कि किसी और तरीके से नहीं होगा, सिर्फ इंटेंट टू डिफ्रॉड होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब हम आते हैं सेक्शन 26 के अंदर। सॉरी, जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 को, सेक्शन 26 कहता है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव सेक्शन 26, सेक्शन पूछ लेगा आपसे कि रीजन टू बिलीव का सेक्शन क्या है, तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 26। और मैं आपको ये क्यों बार बार कह रहा हूँ कि सेक्शन पूछ लेगा, सेक्शन पूछ लेगा, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। और आपको मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ को नोट करते जाइएगा और साथ साथ आप इंडेक्स भी याद करते जाइएगा सीक्वेंस से। और उसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है अपने पास। अपने पास सिर्फ एक शॉर्टकट है कि भैया जो बार बार पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़ते जाओ, चाहे इंडेक्स की फॉर्म में पढ़ो, चाहे जैसे मर्जी पढ़ो, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरे को है। अब सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव पूछ लेगा। सेक्शन 26 में क्या दिया हुआ है? रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 26 में। पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव, कोई भी आदमी रीजन टू बिलीव कब माना जाएगा? इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव। अब ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है ना, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि अगर इस सेक्शन में से कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो वो ये का यही बनेगा उठता हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय रीजन ऑफ बिलीव, व्हाट डू यू मीन बाय रीजन टू बिलीव। और आपको ये एज इट इज लाइन इसमें क्वेश्चन में मिलेगी, इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव। अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज टू बिलीव होगा तो हम मानेंगे कि ये रीजन टू बिलीव है। और ये लाइन एज इट इज मिलेगी आपको, कोई कॉमा फुल स्टॉप का फर्क भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने अपने हाथों से लिखे, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिखा है। लेकिन एक कोशिश करिए कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बने और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इफ ही हैज रीजन टू सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, तो हम बोलेंगे रीजन टू बिलीव। यहाँ तक बात ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 27 की। सेक्शन 27 कहता है प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ वाइफ, प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ क्लर्क, प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ सर्वेंट। मालिक की प्रॉपर्टी वाइफ के पास हो, मालिक की प्रॉपर्टी क्लर्क के पास हो, मालिक की प्रॉपर्टी सर्वेंट के पास हो। तो हम क्या समझेंगे? ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है सेक्शन 27। अब यहाँ पर बात लिखी है वेयर द प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन, जहाँ एक प्रॉपर्टी पोजेशन में है, ओनरशिप नहीं है, पोजेशन में है, कब्जे में है, ओनरशिप की बात नहीं कर रहा। वेयर द प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ किस किस के? वाइफ के, क्लर्क के, सर्वेंट के। जहाँ पर एक प्रॉपर्टी किसी मालिक की वाइफ के पास हो, किसी क्लर्क के पास हो, किसी सर्वेंट के पास हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसकी है? ऑन द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन। तो हम यही मानेंगे
इट इज़ इन द पर्सनस पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। हम यही मानेंगे कि भैया वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी किसकी है, वो प्रॉपर्टी उस ओनर की है, उस मालिक की है, उस पर्सन की है, ना कि इस वाइफ की, ना कि इस क्लर्क की, ना कि इस सर्वेंट की। और इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी आया था। एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया था कि भैया ये जो सर्वेंट होते हैं ना, भले आप एक दिन के लिए रखो या भले आप टेम्परेरी पर्पस के लिए रखो, अगर आपने उनको प्रॉपर्टी दी है तो वो भी इसी सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरे पास सिर्फ 5 दिन के लिए आया था या ये मेरे पास सिर्फ 10 दिन के लिए आया था। अगर आपके पास वो सर्वेंट था और आपने उसको प्रॉपर्टी दी, भले ही वो एक दिन के लिए भी क्यों ना आया हो, तो भी वो इस सेक्शन के अंदर लाई करेगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है। हमने सेक्शन 27 कवर किया और हमें सिर्फ इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी होगी किसी वाइफ के पास, क्लर्क के पास, सर्वेंट के पास, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, ऑन अकाउंट ऑफ द पर्सन होनी चाहिए, मतलब उस पर्सन से संबंधित होनी चाहिए। तब हम ये बोलेंगे कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है उस आदमी की है, ना कि इस वाइफ की, ना कि इस सर्वेंट की और ना कि इस क्लर्क की। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काउंटरफीट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कूटकरण। कूटकरण, काउंटरफीट मतलब एक तरीके से किसी चीज की नकल बनाना। अ पर्सन इज सेड टू हैव काउंटरफीट, एक आदमी काउंटरफीट करता हुआ कब माना जाएगा? हु कॉज वन थिंग रिसेंबल टू अनदर थिंग, जब वो किसी दूसरी चीज से मिलती जुलती चीज बनाएगा। पहला पॉइंट, मिलती हुई चीज बनाएगा। और खाली चीज नहीं बनाएगा, यहाँ पे उसकी इंटेंशन होगी, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। उसकी ये मंशा होगी कि ये जो मैं मिलती हुई चीज बना रहा हूँ इससे किसी दूसरे आदमी को धोखा दूंगा। नोइंग इट लाइकली टू बी डिसेप्शन वुड देयर बाय प्रैक्टिस, और उसे ये पता है कि ये मेरी जो मैं चीज बना रहा हूँ ये नकली है, फिर भी वो किसी दूसरे आदमी को धोखेधड़ी से उसको सही बना करके पेश करेगा। तो ये होता है काउंटरफीट। अब सपोज ये एक पेन है XYZ कंपनी का, बहुत जानी मानी कंपनी, सपोज आप ये मान लीजिए इसके पेन सपोज कर लीजिए 10 लाख रुपए की स्टार्टिंग होती है, लेकिन मैंने क्या किया, उस 10 लाख वाले पेन की कॉपी बना के किसी ए आदमी को बेच दिया और असली बना के बेचा, तो यहाँ पर मैं काउंटरफीट का दोषी पाया जाऊंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पेन कितना मिलता जुलता है। अगर वो 1% भी मिलता जुलता हुआ और उसने उस बात को बिलीव कर लिया कि हाँ ये पेन असली है, तो मैं काउंटरफीट का दोषी हूँ। इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि वो जो आप काउंटरफीट करके जो आप वो उसकी कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हो वो एग्जैक्ट कॉपी बने। अगर उससे मिलते जुलते भी बनी ना तो वो भी काउंटरफीट कही जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई काउंटरफीट के बारे में, सेक्शन 28 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट के बारे में। और ये जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है ये आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में भी एज इट इज मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहाँ गिवन है, तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आईपीसी में कहाँ गिवन है? आईपीसी में गिवन है सेक्शन 29 के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई। एविडेंस की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 3 के अंदर, और अगर हम इंडियन पिनल कोड आईपीसी के अंदर बात करेंगे तो वो सेक्शन 29 के अंदर। क्या? डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट होता क्या है? द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट एनी मैटर, कोई भी मैटर, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो डिस्क्राइब हो, उस पर लिखा हो चाहे वो उस पर अंकित हो, किस पे? अपॉन एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। बाय मीन्स ऑफ, किस तरीके से? बाय मीन्स ऑफ किस तरीके से होगा? बाय मीन्स ऑफ लेटर, बाय मीन्स ऑफ मार्क्स, बाय मीन्स ऑफ फिगर्स, या मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। ऐसा भी हो सकता है कि किसी में
लेटर फिगर हो, फिगर मार्क हो, मार्क लेटर हो, या तीनों हो, ऐसा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं खाली एक ही हो, तो किसी भी तरीके से हो। और वो क्या होगा, विच may be used or intended to be used for the purpose of recording as evidence in a court। जो भी न्यायालय के समक्ष एविडेंस के तौर पर पेश किए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट कहे जाएंगे। मैंने क्या बताया, एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस। एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस। अब मैटर क्या, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या। अब जैसे ये पेन है, इसके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो, इसका नाम ही लिखा हो, कंपनी का नाम लिखा हो, ये एक मैटर है। ये कुछ भी लिखा हुआ है, ये एक मैटर है। और ये जो पूरा पेन है, ये पूरा पेन यह अपने आप एक सब्सटेंस है। इस मैटर के, इस सब्सटेंस के ऊपर ये जो लिखा हुआ है, अब चाहे वो फिगर से लिखा हो, चाहे लेटर से लिखा हो, चाहे मार्क से लिखा हो, किसी भी तरीके से लिखा हो, तो ये अगर ये किसी मैटर में एज अ एविडेंस पेश हो सकता है तो ये भी अपने आप में डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ एक ये पेज पे लिखा हुआ कुछ, ये सपोज मान लीजिए ये एक XYZ डॉक्यूमेंट है, XYZ प्रॉपर्टी का, क्या खाली ये एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि खाली हमने पेज पे लिखा हुआ है कुछ और वही डॉक्यूमेंट माना जाएगा? नहीं, कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये मोबाइल है, इसमें कुछ लिखा होगा यहाँ पे, अगर ये कोर्ट में एज एविडेंस पेश हो सकता है तो ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल पूरा सब्सटेंस है और इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट है। खाली यही नहीं हो, इसके अंदर कुछ हो, सपोज इसके अंदर कुछ मेरी फाइल्स हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा मेरी फाइल्स हैं, और अगर वो कोर्ट में पेश हो सकती हैं तो ये मोबाइल भी एज ए डॉक्यूमेंट पेश होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने अभी पढ़ा सेक्शन 29 और मैंने आपको बताया कि ये सेम डेफिनेशन कहाँ गिवन है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 29A कहता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और ये एक अमेंडमेंट से आया था, तो इसका सेक्शन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। पूछ लेगा सेक्शन 29A में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या पूछ लेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमें कहाँ गिवन है, तो हमें गिवन है 29A के अंदर। तो अब ये कहता है द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द मीनिंग असाइंड अंडर सेक्शन 21T ऑफ IT एक्ट। अब ये जो 21T है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये सेक्शन ऐसे के ऐसे पूछ लेगा कि IT एक्ट के कौन से सेक्शन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अमेंडमेंट हुआ था, तो हम कहेंगे सेक्शन 21T ऑफ IT एक्ट 2000, 21T ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हुआ था। कहाँ पे है, 29A ऑफ IPC। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे कि कोई लीगल राइट या तो क्रिएट हो, या तो एक्सटेंड हो, या कोई लीगल राइट ट्रांसफर्ड हो, या कोई लीगल राइट रिस्ट्रिक्टेड हो, या कोई लीगल राइट रिलीज्ड हो, या कोई लीगल राइट एक्सटिंग्विश्ड हो। डायरेक्ट में लिखा हुआ, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट, किसी भी तरीके के लीगल राइट। अब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे, लीगल राइट्स होंगे। और लीगल राइट्स क्या होंगे, या तो क्रिएटेड होंगे, या तो बनेंगे, या एक्सटेंडेड होंगे, या उनका विस्तार होगा,
या ट्रांसफ़र होंगे या रिस्ट्रिक्टेड होंगे, उनका कुछ दायरा बढ़ जाएगा, या रिलीज्ड होंगे या फिर एक्सटिंग्विश होंगे। किससे होंगे? किसी डॉक्यूमेंट से। और वो क्या होगा? वो कहा जाएगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और अब जहाँ पर हमें कुछ लीगल राइट्स मिलते हैं तो वहाँ पर हमारी कुछ लाइबिलिटी भी बनती है। तो यहाँ पर इसमें ऐसे भी कह दिया, वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट whereby any person acknowledge that he is under legal liability। मैंने क्या बोला? जहाँ पर राइट्स आएंगे वहाँ पर लाइबिलिटी भी आएगी। जहाँ पर एक आदमी एक्नॉलेज करता है, ये घोषित करता है कि वो किसके अंदर है? लीगल लाइबिलिटी के अंदर है। और तो फिर उस केस में उसके पास कोई लीगल राइट नहीं बचेंगे। यहाँ तक कि आपको बात क्लियर है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक डिवोर्स डीड वैल्यूएबल सिक्योरिटी है? क्या एक डिवोर्स डीड, प्राइवेट डिवोर्स डीड, क्या ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई राइट नहीं क्रिएट कर रही, ये कोई राइट एक्सटेंड नहीं कर रही, ये कोई राइट ट्रांसफ़र नहीं कर रही, ये कोई राइट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, ये कोई राइट रिलीज नहीं कर रही, और ये कोई एक्सटिंग्विश नहीं कर रही। ये दो पार्टी के आपस का मामला है, इससे किसी और को कोई लेना देना नहीं है। तो ये कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 में लिखा हुआ है अब विल। अब एक जो विल होती है वो क्या होती है? एक विल होती है एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय विल, तो आपका आंसर होगा एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इज कंसिडर एज विल। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, इन चीज़ों को आप, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ बार बार, आपको बार बार रिपीट बता रहा हूँ, इनको आप प्लीज़ नोट डाउन करिए। यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। विल क्या होती है? एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। कहाँ गिवन है? सेक्शन 31 के अंदर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 32 के अंदर। वर्ड रेफरिंग टू एन एक्ट ऑफ इलीगल ओमिशन इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड। दिस कोड का मतलब आईपीसी। आईपीसी के किसी भी भाग में, लेकिन किसको छोड़ करके? वेयर द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड विच रेफर टू एन एक्ट एक्सटेंड टू इलीगल ओमिशन। इसके अंदर एक केस आया था और उस केस को मैं आपसे डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि वो अभी इससे लिंकअप नहीं करके मैं आगे वाले से लिंकअप करूंगा, और वो मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। और आपका ये होमवर्क है कि उस केस का आपको नाम फाइंड करना है, उसके फैक्ट और उसके हेड मैं बताऊंगा, लेकिन आपको उसका केस का नाम फाइंड करना है। तो यहाँ पर यह है कि जब तक कोई विरोधाभास उत्पन्न ना हो जाए तब तक हम यह ऐसे मानेंगे कि द वर्ड रेफर टू एन एक्ट एक्सटेंड टू इलीगल ओमिशन। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हमारा आज के सेशन का आखिरी सेक्शन जो कि कहता है एक्ट और ओमिशन। सेक्शन 33 में कहता है एक्ट और ओमिशन, और ये सेक्शन बार बार पूछा गया है। एक्ट और ओमिशन का सेक्शन बताइए। सेक्शन 33 और क्या लिखा है? द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज सिंगल एक्ट। अगर एक सिंगल एक्ट होगा तो भी वो एक्ट माना जाएगा, और एक एक्ट की सीक्वेंस चलती आ रही है, बार बार सीक्वेंस चलती आ रही है, सीरीज चलती आ रही है, रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, तो वो भी एक्ट ही माना जाएगा। एक्ट से नहीं बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे उसको। और यही हाल हमारा ओमिशन के साथ है। अगर कोई सिंगल ओमिशन है तो भी उसको हम ओमिशन बोलेंगे, अगर कोई उसकी सीरीज चलती आ रही है तो भी हम उसको ओमिशन बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? मैंने आज आपको सेक्शन 22 से लेकर 33 तक कवर करवाया, और अभी जनरल एक्सप्लेनेशन करने में हमें 2 वीडियो और लगेंगी। आई होप आपको ये मेरा अभी तक का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए,
और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिससे मेरे को भी एनकरेजमेंट मिले और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।